हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स या जंतुओं के वर्गीकरण का आधार। हम सब जानते हैं कि संपूर्ण जंतु जगत जो है उसको वर्टिब्रेट यानी नॉन कॉर्डेट और और इनवर्टिब्रेट यानी नॉन कॉर्डेट दो बड़े समूह में बांटा गया है, जिनमें नोटोकॉर्ड पाई जाती है, मेरुदंड पाया जाता है, वर्टिब्रल कॉलम पाया जाता है। दूसरे वो होते हैं जिनमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं पाया जाता या रीढ़ की हड्डी का अभाव होता है। तो ये तो एक सामान्य सा जो है आधार जो हम सब जानते हैं। अकशेरुकी या इनवर्टिब्रेट जो जंतु हैं उनके 30 संघ होते हैं, फाइलम है, 30 संघ हैं वर्तमान में, और प्रत्येक संघ के सदस्यों के बाह्य लक्षण भिन्न भिन्न हैं। और ये जो भिन्नता है या किस आधार पर जंतुओं के समूह को किसी एक संघ में रखा जाता है, उसी का आज हम अध्ययन करेंगे, जिसमें सबसे पहला जो आधार है वो आता है ऑन द बेसिस ऑफ सिमिट्री यानी सममिति के आधार पे। सममिति क्या होती है? सम्मति वो होती है जिससे उस जंतु को हम इस एंगल से डिवाइड करें कि वो बराबर दो भागों में बंट सके, और अगर वो बराबर दो भागों में नहीं बंटता है तो वो कहलाती है एसिमिट्री। वे सभी जंतु जिनको दो या दो से अधिक भागों में विभक्त करने पर कोई दो भाग एक समान नहीं होते हैं, वो एसिमेट्रिकल होते हैं। और वे सभी जंतु जिनको विभक्त करने पर उनके भाग एक दूसरे के समानता दर्शाते हैं तो वो सिमेट्रिकल कहलाते हैं। अब सिमेट्री के आधार पे भी अगर आप देखेंगे तो सिमेट्री कितने प्रकार की हो सकती है। सबसे पहली आती है गोलीय सममिति या स्फेरिकल सिमेट्री। गोली का मतलब जानते हैं आप, बॉल की तरह, एक गेंद के आकार प्रकार का। गेंद को जैसे आप देखते हैं कि उसका कोई भी जो है वो वेंट्रल, डोर्सल या लेटरल किसी प्रकार की कोई सरफेस क्लियर नहीं होती है, एक समान होता है चारों तरफ से। और बॉल को हम किसी भी एंगल से, किसी भी कोण से काटें या किसी भी रेखा से काटें, उसको बराबर दो भागों में बीच से वर्टिकल जो उदग्र लाइन जो निकलती है उससे हम बराबर दो भागों में बांट सकते हैं। वो कहलाती है स्फेरिकल सिमेट्री या गोलीय सममिति, जो कि प्रोटोजोआ संघ में पाई जाती है, जिसमें सार्कोडिना जो है उसमें रेडियोलेरियन, हेलियोजोआ आदि के सदस्यों में मिलती है। इसके बाद दूसरा जो सिमेट्री आती है वो आती है रेडियल सिमेट्री, या जिसको हम अरीय सममिति कहते हैं। प्राय उन सभी जंतुओं में जिनका शरीर ओरल और अबोरल सरफेस यानी मुखतल और अपमुखतल में बटा हुआ है, उनमें ये सिमेट्री पाई जाती है। और इस प्रकार के जंतु जो जैसे सिलेंट्रेटा है, टीनोफोरा है, इकाइनोडेर्मेटा है, खास तौर से इनमें पाई जाती है। इन जंतुओं को किसी भी तल से जो सेंटर से गुजरने वाली लाइन है उससे काटने पर दो समान भागों में प्राप्त होते हैं, जो कि ओरल और बोरल सरफेस के बीच में उसमें दोनों को काटते हुए गुजरती है। किसी तल की दो या दो से अधिक व्यासों में काटने पर भी यदि समान भाग प्राप्त होते हैं तो उन कांटों की संख्या के आधार पर इसको बाई रेडियल, पेंटा रेडियल या पॉलीमेरस सिमेट्री कहा जाता है। बाई रेडियल में जैसे एंथोजोअन्स आते हैं, कुछ टीनोफोर्स भी आते हैं, इकाइनोडर्म जिसमें रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, जिसमें आप स्टारफिश देखते हैं, ब्रिटल स्टार देखते हैं। फिर आता है बाइलेटरल सिमेट्री या द्विपार्श्व सममिति, जिसमें देखिए पहले ही क्लियर है, बाइलेटरल यानी दो समान पार्श्व भागों में बांटा जा सके। जिन जंतुओं में डोर्सल, वेंट्रल और दो लेटरल सरफेसेस क्लियर होती हैं और एक वर्टिकल लाइन जो दोनों लेटरल्स के बीच में से होकर गुजरती है और शरीर को दो भागों में बांटती है, वो कहलाती है बाइलेटरल सिमेट्री, जो कि प्लेटी हेलमेंट्स में होती है, एस्केलमेंट्स में होती है, आर्निलिडा, आर्थ्रोपोड्स, मैमल्स,
इन सब में पाई जाती है। फिर आता है सेकंड जो बेसिस है, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ एम्ब्रियोजोनी या भ्रूणिकी के आधार पर। भ्रूणिकी के आधार पर आप देखेंगे कि बहुकोशिकीय अकशेरुकी जंतु काफी समय से भ्रूण के परिवर्धन के अंतर्गत बनने वाले जनन स्तरों की संख्या के आधार पर इसको वर्गीकृत किया गया। यानी जर्म लेयर्स कितनी प्रकार की, एक होता है बाइलेड एनिमल्स होते हैं, दूसरे होते हैं ट्राइलेड। या आप जानते हो, जैसे आप सिलेंट्रेट्स में आप देखेंगे बाइलेड एनिमल्स हैं, 2 लेयर पाई जाती हैं, एक्टोडर्म आउटर और एंडोडर्म इनर। बीच में जो होती है नॉन सेलुलर मीजोग्लिया पाई जाती है, वो बाइलेड होते हैं। दूसरे होते हैं ट्राइलेड या त्रिस्तरीय, 3 स्तर प्रमुख होते हैं, एक्टो, मीजो और एंडोडर्म, तीनों स्तर क्लियर होते हैं। तो उस आधार पे इनको बांटा गया है। वे सभी जंतु जिनमें भ्रूणीय विकास के दौरान केवल 2 जनन स्तरों का निर्माण होता है बाइलेड कहलाते हैं, और अधिकांश जंतु ट्राइलेड होते हैं जिनमें भ्रूण विकास के दौरान 3 जनन स्तर का निर्माण होता है, जिसमें आप सभी ले सकते हो, जिसमें प्लेटीहेल्मिन्थ्स भी होते हैं। प्लेटीहेल्मिन्थ्स से लेके आप टोटल मैमल्स तक इसमें काउंट कर सकते हो। फिर आता है ऑन द बेसिस ऑफ सीलोम। सीलोम या देहगुहा किसको कहा जाता है? कैविटी प्रेजेंट इन द बॉडी लाइंड विद मीजोडर्म, यानी वो गुहा शरीर में जो एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में पाई जाने वाली, जो कि मीजोडर्म कोशिकाओं के द्वारा अस्तारित होती है, उसे सीलोम या देह गुहा के नाम से जाना जाता है। देह गुहा के आधार पर अगर हम देखें तो 3 भागों में इसको बांटा गया है, एसीलोमेट, शाइजोसीलोमेट और सीलोमेट। एसीलोमेट यानी अगुहीय, जस्ट लाइक प्लेटीहेल्मिन्थ्स। प्लेटीहेल्मिन्थ्स में अगर आप देखेंगे तो कैविटी filled with mesodermal cells and no vacant space is now present in between ecto and एंडोडर्म, यानी जो गुहा थी वो पूरी भर जाती है मेसोडर्मल कोशिकाओं के द्वारा। त्रिकोरिकी जंतुओं में जिनमें आंतरिक देह गुहा का अभाव होता है, इस प्रकार के जंतुओं में बाह्य जनन स्तर और अंतर जनन स्तर के मध्य यानी एक्टोडर्म और एंडोडर्म के मध्य मेसोडर्म कोशिकाओं का एक ठोस स्तर बन जाता है, और इसके कारण क्या होता है कि इनकी सीलोम जो होती है वो भर जाती है, नहीं पाई जाती है। एसीलोमेट अगुहीय, ये एग्जाम्पल जो होते हैं वो छोटे क्वेश्चंस के रूप में भी पूछे जाते हैं कि एसीलोमेट कौन से जंतु होते हैं, एग्जाम्पल बताइए। स्यूडोसीलोमेट या जिसको कूट गुहीय, गुहा तो है लेकिन असली नहीं है। असली गुहा कौन सी होगी? जिसमें मेसोडर्म सेल्स का अस्तर पाया जाता है। इन जंतुओं के शरीर में बाहरी आवरण के मांसपेशी स्तर तथा आहार नाल के बाहरी एंडोडर्म के मध्य द्रव से भरी हुई एक गुहा पाई जाती है, जो भ्रूण के गैस्ट्रुलेशन के दौरान जो ब्लास्टोसील, कहने का मतलब ये है कि जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान ब्लास्टोसील जो बनती है, वही ब्लास्टोसील जो है अब एक कैविटी के रूप में प्रेजेंट है, और वो क्योंकि उसमें किसी प्रकार की मेसोडर्मल सेल्स का स्तर नहीं है तो इसलिए इसको स्यूडोसीलोम कहा गया है। तीसरी आती है सीलोमेट। सीलोम यानी वास्तविक देह गुहा, जो कि मेसोडर्म कोशिकाओं के द्वारा अस्तारित होती है, और ये 2 प्रकार की होती है, एक होती है शाइजोसील, दूसरी होती है एंटेरोसील। शाइजोसील जिसमें 4D सेल्स जो एंडोडर्म से एराइज होती हैं, और इन सेल्स के द्वारा मेसोडर्म का, इसका सीलोम का निर्माण होता है, जो कि एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का में पाई जाती है। दूसरी जिसमें शाइजोसील में देह गुहा का निर्माण एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म के विपटन के द्वारा होता है, यानी इससे जो सेल्स होती हैं उस सेल्स का एक स्प्लिटिंग हो जाती है, और स्प्लिटिंग से उससे कैविटी का फॉर्मेशन होता है। दूसरी होती है एंटेरोसील, जिसमें 2 पाउचेज निकलते हैं,
और उन पाउचेज के द्वारा कि देहगुहा का निर्माण अध्यांतर में पार्श्व से उभरे हुए दो आउट पॉकेट्स के द्वारा होता है, वो होती है एंटेरोसील। अब आता है कि भ्रूणीय मुख की उत्पत्ति के आधार पर, जिसमें इसको दो, ये देखिए आप डायग्राम में देख सकते हैं, इसमें जो एंटेरोसील शाइजोसील है, ये आप इस डायग्राम में अगर आप देखेंगे पहले वाले में, तो देखिए ये भरी हुई, ये जो है दूसरा जो डायग्राम है, पहला इसमें भरी हुई है, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल है। ये जो डायग्राम है ये सीलोम को फॉर्मेशन को शो कर रहा है। ये दो जो है एंटेरोसील के ये पॉकेट्स हैं। दूसरे डायग्राम में पहले में दो जो है वो अतिवृद्धियाँ निकलती हैं और उनके स्प्लिटिंग से मेसोडर्म का फॉर्मेशन होता है। अब आता है भ्रूणीय मुख की उत्पत्ति, जिसमें प्रोटोस्टोमिया ड्यूटोस्टोमिया दो भागों में बांटा है। प्रोटोस्टोमिया यानी जिसमें ब्लास्टोपोर से जो है वो मुख का निर्माण होता है, ब्लास्टोपोर जो ब्लास्टोसील का ओपनिंग है, और जो कि एनिरिडा आर्थ्रोपोडा मोलस्का हेलमेंट्स में भी। दूसरा आता है इसमें ड्यूटोस्टोमिया, जिसमें ब्लास्टोपोर कन्वर्ट्स इनटू एनस, जो कि इकाइनोडर्म से मैमल्स पाया जाता है। भ्रूणीय विदलनों क्लीवेज के आधार पर भी अकशेरुकी जंतुओं को बांटा गया है। प्राय प्रोटोस्टोम्स में भ्रूणीय विदलन स्पाइरल यानी क्लीवेज के आधार पर भी बेसिस जो है वो माना गया है। क्लीवेज या विदलन यानी जब एक जाइगोट बनता है तो उसमें जो कोशिका विभाजन शुरू होता है वो विदलन कहलाता है या क्लीवेज कहलाता है। और उस क्लीवेज जो वो कितनी तरह का हो सकता है, एक तो होता है डेटर्मिनेट और स्पाइरल क्लीवेज, यानी जैसे पहले 4 कोशिकाएं बनी और 4 के जस्ट ऊपर जो है वो ये अपोजिट जो है दूसरी 4 बन गई। और इसमें आप देख सकते हैं नेक्स्ट डायग्राम, अगर आप देखेंगे नेक्स्ट डायग्राम में आपको दिखेगा कि स्पाइरल क्लीवेज में क्या होता है, पहली 4 कोशिकाओं के जस्ट अपोजिट दूसरी 4 कोशिकाएं बनती हैं और इससे क्या होता है कि सारी कोशिकाएं दिखाई जाती हैं। और ये जो क्लीवेज है स्पाइरल डेटर्मिनेट, जिसमें क्या होता है कि हर कोशिका का फेट डिसाइड होता है, यानी भविष्य निर्धारित है कि ये कौन सी कोशिका किस ऑर्गन का फॉर्मेशन करेगी। अगर मान लीजिए इनमें से एक भी सेल गायब होती है तो उस ऑर्गन का फॉर्मेशन नहीं होता है। दूसरी तरह का जो रेडियल और अनडेटर्मिनेट क्लीवेज, अनिर्धारित रेडियल, ये देखिए आप पहली 4 कोशिकाओं के जस्ट ऊपर दूसरी 4 कोशिकाएं बनती हैं और ये पहली 4 कोशिकाओं को कवर कर लेती हैं, जिससे ऊपर से देखने पर केवल 4 ही कोशिकाएं दिखाई देती हैं, जो आपको इसको डायग्राम में ऊपर वाले डायग्राम में दिखाई दे रहा है। और ये क्या होता है कि इसमें कोई भी कोशिका जो है वो किसी भी ऑर्गन का फॉर्मेशन कर सकती है, उसका फेट यानी भविष्य निर्धारित नहीं होता है। तो इसमें अगर मान लीजिए सारी कोशिकाएं विनष्ट हो जाए और एक बचती है तो वो भी पूरे एम्ब्रियो को डेवलपमेंट को कर सकती है। अब आता है कि खंडीभवन के आधार पर, खंडीभवन या सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन 2 तरह का होता है, एक तो ट्रू सेगमेंटेशन होता है, दूसरा होता है फॉल्स। ट्रू जो होता है मेटामेरिक सेगमेंटेशन, समान विखंडन, यानी सभी खंड एक आकार के होते हैं, जैसे आप नेरीज में देख सकते हैं, नेरीज में देख सकते हैं आप, अर्थवर्म में देख सकते हैं कि सभी खंडों का आकार समान, मेटामेरिक सेगमेंटेशन। दूसरा सुपरफिशियल, ये भी कहा गया है सुपरफिशियल, यानी बॉडी डिवाइड्स एक्सटर्नली नोट इंटरनली, केवल ऊपर से खंड दिखाई देते हैं लेकिन अंदर से वो विभाजित नहीं होता है, वो कहलाता है सुपरफिशियल सेगमेंटेशन। और मेटामेरिक सेगमेंटेशन यानी बॉडी डिवाइड्स एक्सटर्नली एज वेल एज इंटरनली, तो वो कहलाता है मेटामेरिक सेगमेंटेशन। ये कुछ प्रमुख आधार हैं जो कि क्लासिफिकेशन जिनके आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण किया गया है। थैंक यू।